दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। चुनाव आयोग ने एक महीने की एक्सरसाइज के बाद बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण के बाद एक सूची जारी कर दी है और अगले एक महीने इसको लेकर राजनीतिक घमासान रहेगा, ये तय है। क्योंकि सूची जिस तरीके से आई है, उस सूची में जितने नाम नहीं हैं उसको लेकर के जाहिर है कि बहुत से सवाल होंगे। चुनाव आयोग को पता है ये सवाल होंगे, लिहाजा उसने जवाब भी तैयार कर रखे हैं और उन जवाब के बारे में आपको हम बताएंगे और साथ ही साथ ये भी हम बताएंगे कि ये 65 लाख वोट जो बताया जा रहा है कट गए हैं, नहीं हैं, यानी कि पिछले चुनाव में वोटर थे, अब इस बार वो वोटर लिस्ट में नहीं है। वो 65 लाख वोट कौन है, किस ज़िले से आते हैं, आखिरकार वो कहाँ गए, इस बात को आपको जानना ज़रूरी है। इसके अलावा हम आपको ये भी हम बताएंगे कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की इस सूची पे क्या दलीलें हैं। सत्ता पक्ष को लगता है कि बहुत सही है, विपक्ष को लगता है गलत है। तो अगर गलत है तो फिर विपक्ष क्या करने वाला है, सत्ता पक्ष तो समर्थन करेगा। ये तमाम चीज़ें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और मुझे ये लगता है कि ये बड़ी निर्णायक एक डेवलपमेंट है भारतीय राजनीति में, क्योंकि बिहार हमेशा से ये माना जाता है कि हर विध्वंस और निर्माण दोनों की जन्मभूमि रही है और इस बार फिर से कुछ ऐसा लगता है कि वो विध्वंस और निर्माण का सिलसिला बिहार से ही शुरू हुआ है, एसआईआर, और इसके बाद पूरे देश में फैलेगा। और जब पूरे देश में फैलेगा तो सब कुछ सामान्य तरीके से होगा या फिर तांडव होगा, सियासी तांडव। क्योंकि चुनाव के एन पहले बिहार में सामने आया ये गहन मतदाता पुनरीक्षण, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, बहुत लोगों को लग रहा है कि गड़बड़ियों से भरा हुआ है, साजिश से भरा हुआ है। क्या गड़बड़ी है, क्या साजिश है, इस बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि कुल कितने वोटर 25 जून 2025 को थे और कुल कितने वोटर आज जब हमारे सामने ये लिस्ट है, यानी कि 26 जुलाई तक जब गणना हुई थी तो 26 जुलाई तक कितने वोटर थे। इसे एक महीने 31 रोज में वोटर्स बढ़े घटे या कहाँ चले गए, बढ़ने का तो छोड़ ही दीजिए, वोटर घट गए। और बताया ये जा रहा है कि 65,64,075 वोट, 65,64,075 वोट घट गए, कम हो गए। बिहार में मतदाता कुल थे 7,89,00,000, जो घटकर रह गए 7,24,00,000। 7,89,00,000 में से 7,24,00,000 घटाइए, 65 लाख वोट निकल जाते हैं। एग्जैक्ट संख्या 65,64,075 वोट्स। इतने वोट घट गए। मैं ज़िलों में नहीं जाता हूँ, मैं किसी डिस्ट्रिक्ट की बात अभी नहीं करता हूँ, मैं बस इन वोट्स को डिवाइड करता हूँ जो कंस्टिट्यूएंसीज़ हैं हमारे बिहार में। और अगर 65,64,075 वोट को 243 से डिवाइड करें तो आप पाएंगे कि करीब 27,000 वोट प्रति कंस्टिट्यूएंसी घटने जा रहा है। 27,000। ये एक ऐसी संख्या है जो कि किसी भी चुनाव को उलट पुलट कर दे सकती है। ये एक ऐसी संख्या है जो अगर एक तरफ चली गई तो ज़बरदस्त जीत हो जा सकती है, अगर एक तरफ नहीं गई तो बुरी तरह से वो व्यक्ति हार सकता है। लिहाजा 27,000 वोट तो बड़े अहम होते हैं। हर कंस्टिट्यूएंसी में 27,000 वोट घट गए हैं। लेकिन शक कैसा, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया के समर्थक कहते हैं कि किसी एक वोटर को चिन्हित करके तो काटा गया नहीं है। तो काटा कैसे गया है, प्रश्न ये है। काटा कुछ यूँ गया है कि जितने लोग मृतक हो गए, कहा यह जा रहा है कि जितने लोग मृतक हो गए उनके भी नाम मतदाता सूची में शामिल थे, लिहाजा उन नामों को तो हटना ज़रूरी था। तो कैसे पता लगाया गया कि कौन मृतक हो गया? पब्लिक डोमेन में उनके डेथ सर्टिफिकेट्स थे, उन डेथ सर्टिफिकेट्स को आधार बनाते हुए उन वोटर कार्ड वालों को
हटा दिया गया। कुल ऐसे कितने हैं बताया जाता है 22 लाख। 22 लाख नाम ऐसे थे जो कि मृतक वाली कैटेगरी में हैं और 22 लाख नाम हटा दिए गए क्योंकि इतने लोगों के डेथ सर्टिफिकेट सामने थे, लोगों ने, उनके परिवारजनों ने कंफर्म भी किया। ये तो हो गया 65 लाख में 22 लाख। अगले 36 लाख में आइए। ये जो 36 लाख का आंकड़ा है यही सबसे बड़ा और यूं कहें कि विभेद पैदा करने वाला, मतभेद पैदा करने वाला आंकड़ा है। यह आंकड़ा ये है कि 36 लाख वोटर्स के बारे में कहा जा रहा है कि ये पलायन कर गए अपनी जगहों से, अपनी जगह से दूसरी जगहों पर चले गए। बिहार में ऐसा होता है, पलायन करते हैं लोग और लोग बाग दूसरी जगहों पर जाकर के आजीविका कमाते हैं, समय समय पर वापस अपने रूट्स, अपने गांव जाते हैं। व्रत त्यौहार, शादी ब्याह, जीवन मरण, पहुंचते हैं अपने गांव और फिर वापस चले आते हैं जहां वो रहते हैं। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वो नई जगहों के वोटर हो जाते हैं, अपने वापस गांव में वोटर नहीं रह जाते हैं जहां के वोटर थे पहले। और ऐसे में कहा जा रहा है कि जितने भी माइग्रेटेड लोग थे उनके वोट काटे गए हैं और ऐसे मतदाता 36 लाख थे। 36 लाख वोट, आप समझ लीजिए कि ये कितनी बड़ी संख्या है। पर अब यहाँ प्रश्न ये भी है कि क्या इन वोटों को बस इसलिए हटा दिया जा सकता है क्योंकि वो अपने पते पर मौजूद नहीं थे? अपने पते पर 3-3 बार उनके BLOs गए, बूथ लेवल ऑफिसर जो सरकार ने नियुक्त किए थे, वो नहीं मिले, तो क्या वोट काट देंगे? क्या जो जनप्रतिनिधि कानून है वो इसकी इजाज़त देता है? क्योंकि वोट कटने का जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को क्या BLO अंजाम दे सकते हैं? BLO गए किसी घर में, उन्होंने पाया कि यहाँ पर तो वोटर है नहीं, तो जब वोटर नहीं है, दूसरी बार दफ़ा गए, तीसरी बार गए और नहीं है वोटर तो नाम काट दिया। जाहिर है कि वो अगर नहीं है तो वो वोट नहीं करेंगे, लेकिन वो वोट अगर न भी करें तो उनका नाम काटा जा सकता है क्या वोटर के तौर पर, जब तक कि मैं खुद ना कहूँ कि देखिए मेरा नाम दूसरी जगहों पर पंजीकृत है। ये मामला पेचीदा है, कानूनी है, क्योंकि कानून की पोजीशन बिल्कुल साफ है कि वोट काटने के पहले अगर वो मृतक नहीं है तो उस व्यक्ति के संज्ञान में होना चाहिए कि वोट कट रहा है। तो क्या उन हर व्यक्ति से ये बातचीत की गई है कि आपका वोट काटा जा रहा है क्योंकि आप दूसरी जगह पर चले गए हैं? क्या उनके परिजनों से बातचीत की गई है? देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई दावा आता है तभी ये बात साबित होगी। और तीसरी जो संख्या है वो उन वोटर्स की है जो कि डुप्लीकेशन हो गया था, यानी कि जो कहीं ना कहीं पहले से एनरोल थे और उनके नाम अभी भी बिहार में चल रहे थे। ऑलरेडी एनरोल्ड वाली कैटेगरी है ये, और इसमें 7,13,064 वोट थे, थोड़े कम थे इसमें, यानी कि 22,34,501 वोट ऐसे वोट जो कि मृतकों के हैं। परमानेंटली शिफ्टेड और एब्सेंट वोट जो हैं वो 36,28,210 और ऑलरेडी एनरोल्ड, यानी कि कहीं और पहले से आप एनरोल हो गए हैं तो गांव वाला वोट या बिहार वाला वोट तो कटेगा ही। ऐसे 7,13,064 वोट, कुल 65,64,075 ये आंकड़ा आ गया है सामने। डाउट्स लोगों को हो रही हैं, उन लोगों को ख़ासतौर पर जो विपक्ष में हैं, और संसद में तो इसको लेकर के बहुत चर्चा है। प्रोटेस्ट पर प्रोटेस्ट चल रहा है कि भाई इसको रोकिए, ये गलत है, ये लोकतंत्र का नाश कर देगा। सत्ता पक्ष को लगता है कि ये बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि ये शुद्धिकरण है एक तरह से जो वोटर लिस्ट है उसका। इसी डिबेट के बीच अब ऐसा लगता है बिहार चुनाव होना है। सत्ता पक्ष समर्थन में है तो विपक्ष विरोध में है। तो समर्थन वाले तो समर्थन करते हुए वोट करने जाएंगे, लाइन लगाएंगे। विपक्ष में जो विरोध कर रहे हैं इसका, वो क्या करेंगे? निगाहें उस पर हैं। और ऐसे में आज राहुल गांधी ने इसी खास मौके को शायद चुना था, एटम बम फोड़ दिया उन्होंने एटम बम फोड़ दिया। पहले सुन लीजिए उनको। तो हमने
अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। थैंक यू। अच्छा, एक और बात जो सबसे जरूरी बात है, और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। थोड़े अग्रेसिव, थोड़े धमकी वाले अंदाज में राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि उनके पास ऐसे तथ्य, ऐसे सबूत आ गए हैं जो कि जब फूटेंगे तो एटम बम वाली जो असर होती है उसको पैदा करेंगे। क्या है ऐसा जो एटम बम है? जो थोड़ी बहुत कहानी हमें पता लग गई है वो आपको हम बताते हैं। राहुल गांधी 5 अगस्त को जाएंगे कर्नाटक के बेंगलोर में कॉन्स्टिट्यूंसी है बेंगलोर ग्रामीण, बेंगलुरु, और इस कॉन्स्टिट्यूंसी से मेरी जानकारी कहती है कि उनके पास डेटा है, वो डेटा जो साबित करेगा कि वोटों की गड़बड़ी हो रही है। जैसा कि वो खुद कह रहे हैं वोट की चोरी हो रही है। उनके पास डेटा कहाँ से आया? वो कहते हैं 100% प्रूफ है हमारे पास। तो कहानी कुछ यूं है कि कांग्रेसी बताते हैं कि चुनाव आयोग से उन्होंने महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट मांगा, आप हमें वोटर लिस्ट दे दीजिए, पीडीएफ के ऊपर वोटर लिस्ट दे दीजिए, हम देख लेते हैं कि कौन कौन से वोटर हैं। वो वोटर लिस्ट उन्होंने नहीं दिया, पीडीएफ में वोटर लिस्ट आ जाए, कंप्यूटर पे खुल जाए, उन्होंने नहीं दिया। मांगते रहे, नहीं दिया। फिर उसके बाद कांग्रेसियों ने ये किया कि कांग्रेस की चूंकि सरकार है कर्नाटक में, तो उन्होंने वहाँ एक क्षेत्र को चुना, वहाँ के लिए उन्होंने वोटर लिस्ट मांगे। तो चुनाव आयोग कहता था देखिए हम पीडीएफ तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम आपको प्रिंटेड कॉपी दे सकते हैं, यानी कि फिजिकल कॉपी। ये फिजिकल कॉपी कांग्रेसियों ने लिया पूरे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की, जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, अमूमन 6 उसमें विधानसभा होते हैं, और हर नाम को उन्होंने खुद से कंप्यूटर पर चढ़ाकर पीडीएफ बनाया। उसका जब पीडीएफ बना तो 6 महीने लग गए, बकौल राहुल गांधी उन्होंने एक बार बताया था। और 6 महीने के बाद जब वो तैयार हो गया, यानी कि सारे वोटर्स के नाम आ गए बेंगलुरु रूरल के, तो उसके बाद उन्होंने उसे एनालाइज करना शुरू किया, उसका आकलन शुरू किया। और जो टीम ने आकलन किया उसने बताया कि बहुत से वोटर कई कई जगहों पर वोट देते हुए एक ही दिन एक ही कंस्टिट्यूएंसी में पाए गए हैं, जो यहाँ भी हैं, जो वहाँ भी हैं, जो इधर भी हैं, जो उधर भी हैं। ऐसी बातें कुछ वो बता रहे हैं। पता तो 5 तारीख को चलेगा जब वो कर्नाटक जाएंगे, बेंगलुरु जाएंगे, लेकिन कुछ इस तरह की बातें आ रही हैं कि एक समूह वोटरों का, वो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लीजिए जोड़ करके एक लोकसभा बनी है, तो वो घूम घूम कर दिन भर वो वोटिंग अपनी करता है और वो एक बार में कई जगहों पर वोटर बन जाता है। और इस तरह से वो जिसको चाहता है उसके पक्ष में 25-30 हज़ार वोट बढ़ा सकता है। अगर वो 5,000 की क्राउड है तो वो 6 बार वोट दे करके 30,000 वोट बना लेती। ये संभव है क्या? कम से कम राहुल गांधी का कहना है कि ऐसा ही कुछ है। पूरी तस्वीर तो अभी सामने नहीं है, लेकिन बहुत मेहनत करके ये जानकारियां हासिल की गई हैं। ये संभव भी है कि नहीं, इलेक्शन कमीशन बेहतर बता पाएगा, लेकिन जो दावे कांग्रेसियों की तरफ से आ रहे हैं वो आपसे मैं साझा कर रहा हूं। राहुल गांधी ने इस बारे में अभी कुछ बताया नहीं है, पर उन्होंने कहा है 100% पक्का प्रूफ है उनके पास। अगर है तो बड़ा भयावह है, इस तरह की अगर कोई चीज़ है तो बहुत दुखद है, लेकिन बताया यही जा रहा है कि इस तरह की चीज़ है और ये 5 तारीख को सामने आएगी। कांग्रेसी जो कहते हैं वो जाहिर है विश्वास इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वो सबसे बड़े विरोधी दल हैं, उनके नेता ये बात कह रहे हैं, पर इससे सच्चाई की कसौटी पे कसा तो जाएगा, क्योंकि ज़रा भी फेल हुए तो फिर
सत्ता पक्ष तैयार बैठा है उन्हें इस बात के लिए सज़ा देने के लिए कि एक बार फिर से आपने इलेक्शन कमीशन की जो विश्वसनीयता है उसको धूमिल करने की कोशिश की। चुनाव आयोग ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि मैंने उन्हें बार बार बुलाया। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता पीछे नहीं रहते हैं। ज्ञानेश कुमार ने बताया है, हमने राहुल गांधी को बार बार बुलाया, आइए हमारे साथ बैठिए, क्या दिक्कत है बताइए, लेकिन वो आते नहीं हैं, बस बाहर बोलते रहते हैं। अब बाहर जो बोलते हैं तो चुनाव आयोग के पास क्यों नहीं आते हैं? क्या वो ये धमाका करने के बाद आएंगे जिसे वो एटम बम कह रहे हैं? हम देखेंगे। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि इस मसले को लेकर जो कर्नाटक में एक डिस्कवरी के तौर पर सामने आई वो चुनाव आयोग को देना चाहते थे, चुनाव आयोग ने समय नहीं दिया। हकीकत ऊपर वाला जाने, लेकिन ये तय है कि 5 तारीख को कुछ बड़ा करने जा रहे हैं राहुल गांधी। उसके बाद क्या है कार्यक्रम? क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत में बात की कि सत्ता पक्ष तो समर्थन करेगा, विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष सड़कों पर जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग अगले ही दिन से उसने प्लानिंग करी है कि शनिवार से ही हर मतदाता केंद्र पर एक बाकायदा कैंप लगाएगा और उस कैंप में उस मतदान केंद्र के वोटर छूटे हैं क्या, कोई पात्र छूट गया क्या, कोई अपात्र कहीं वोटर तो नहीं बन गया है, कोई गड़बड़ आदमी तो नहीं आ गया है, तमाम चीज़ें वहीं बैठ कर के तय हो जाएंगी। तो विपक्ष को कहने का भी अवसर बहुत कम मिलेगा कि भाई कैसे उनको हम फंसाएं, क्योंकि वो तो ये करवा रहे हैं। और सत्ता पक्ष को कहने के लिए पुरजोर पॉइंट मिलेगा, क्योंकि ये गहन मतदाता पुनरीक्षण का अगला दौर है, जिसमें कि 1 महीने 1 अगस्त से 1 सितंबर तक का एक सिलसिला है, जो कि 2 अगस्त से शुरू हो जाएगा। और इसमें जितने भी लोग छूट गए हैं, जितने भी लोग मतदाता हैं लेकिन उनका नाम नहीं चढ़ पाया, उन सबको 1 महीने में अपने नाम को जुड़वाने की आज़ादी होगी। और ये सीधे BDO और सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की निगरानी में होगा। ज़िला मतदान अधिकारी DEO अपनी सीधी निगरानी में चीज़ों को देखेंगे। अब ये बात अगर कर रहा है चुनाव आयोग, तो शिकायत कहाँ रह जाती है? शिकायत रहती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जो 65 लाख वोट है इसी में सब कुछ झोल है और ये वोट जो है वो गायब हो गया है। अब ये 65 लाख ही है क्या? एक और नई चीज़ सामने आई है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि वयस्क जितने वोटर उतने होने चाहिए, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। वयस्क जो हैं वो अगर 2024 में देखें तो उनकी संख्या जो थी, वो रेशियो जो वयस्क और वोटरों की संख्या थी वो 97% थी, यानी कि मात्र 3% ऐसे थे वयस्क जो कि वोटर नहीं थे। लेकिन जुलाई में यानी कि अब ये संख्या घट करके 88% रह गई है, यानी कि 97% से 88%, 9% घट गई है। और लोगों का ये कहना है कि ये जो वयस्क मतदाता रेशियो के घटने से, 9% घटने से 94 लाख वोट कट रहे हैं, 65 लाख वोट नहीं। यानी कि उन्हें ये लग रहा है कि करीब 29 लाख वोट और ख़त्म हो गए हैं, करीब 30 लाख वोट। ये गलत है जो 65 का आंकड़ा आ रहा है, दरअसल वो 94-95 लाख वोट का आंकड़ा है, क्योंकि जो वोटर वयस्क अनुपात है वो पिछले साल 97% था और अब इस गहन मतदाता पुनरीक्षण के बाद घट करके 88% हो गया है। यानी कि 88% इलेक्टर यानी कि वोटर हैं जो वयस्क हैं और वोटर भी हैं। तो बाकी के कहाँ गए? बाकी के बारे में पता नहीं है। अगर वो गायब कर दिए गए हैं तो आकर जुड़वाइए, ये कहना है चुनाव आयोग का, और हम कैंप लगाकर बैठे हुए हैं। अब चीज़ें किस तरफ जा रही हैं? क्या चुनाव आयोग के इस लिस्ट पर गहन अध्ययन के बाद तैयार रहेगा? सत्ता पक्ष तो अपनी तैयारी कर चुका है, विपक्ष तैयार रहेगा, बताएगा कि अमुक का नाम नहीं है, क्योंकि अगर ये नहीं कर पाएगा तो फिर बात नहीं बनेगी, क्योंकि बहुत सीना ठोक करके बता दिया गया है कि कितने वोट कहाँ नहीं मिले और हमने वो वोट काटने की तैयारी कर ली है। जैसे मैं आपको बताऊं, उदाहरण के तौर पर पूर्वी चंपारण में 3,16,793 लोग अब वोटर नहीं रहेंगे। 3,16,793 वोट। सोचिए आप, इतने वोट तो कभी कभी पड़ते हैं असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक में, तो इतना वोट कट जाएगा एक ज़िले से। उसी तरह से बताया जा रहा है कि सीतामढ़ी में 2,44,000, मधुबनी में
3,52,000 वोट। पूर्णिया में वोट 2,73,000 वोट ये कट गए हैं। दरभंगा में तो 2,33,315। इसके अलावा कहा जा रहा है मुजफ्फरपुर में 2,82,000 वोट कट गए। गोपालगंज में 3,10,000 वोट कट गए। समस्तीपुर में 2,83,000 वोट कट गए। पटना जो कि राजधानी है सबसे ज़्यादा, वहाँ वोट कटे हैं 3,95,500 वोट। बताया जा रहा है कि ये जो गहन मतदाता पुनरीक्षण हुआ उसके पहले वहाँ वोटर्स की संख्या 5,47,194 थी, जो कि अभी घटकर 4,65,169 ही रह गई है। तो इसका अर्थ ये हो जा रहा है कि इतने वोटर चले गए। 50 लाख, पटना में 50,47,194 वोटर थे, जो घट करके 46,51,694 रह गए। और कितने कट गए, इसका मतलब कटने वालों की संख्या हो गई 3,95,500, करीब 4 लाख वोट पटना में कट गए। आप सोचिए, बहुत वोट होते हैं जब फैसले आपको मार्जिन्स में होते हैं। पिछली बार तो कहा जाता है कि दोनों गठबंधनों को 37.2 37.2 वोट आए और वोटों का अंतर दोनों गठबंधनों में मात्र 12,000 का था। तो यहाँ तो 65 लाख है। एक कंस्टिट्यूंसी में 27,000 औसत कट रहे हैं। पटना जैसे राजधानी में 3,95,500 वोट। जाहिर है कि बवाल तो होगा। और अगर साबित कर दिया विपक्ष ने कि भाई वोट जो काटा गया है गलत काटा गया है, देखिए ये साक्षात व्यक्ति खड़े हैं, इनका वोट काट दिया गया है, ये साक्षात खड़े हैं, इनका वोट काट दिया, तो बहुत बड़ा बवाल होगा। और जाहिर है कि इस एक मुद्दे पर चुनाव का भी फैसला हो जाएगा, क्योंकि कहीं भी अगर इलेक्शन कमीशन अपने काम में कमतर पाया गया तो वो सीधे कह दिया जाएगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के निशानों पर काम कर रहा था और इसीलिए देखिए ये गड़बड़ी हुई है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन की भी बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है। और अगर विपक्ष ने साबित कर दिया कि ये जो मतदाता सूची है ये गड़बड़ है, तो फिर यकीन मानिए इससे बड़ा चुनावी मुद्दा उनको नहीं मिलेगा। इससे बेहतर तरीके से वो चुनाव जीतने की तैयारी नहीं करेंगे। अब देखना ये है कि कितने पात्र रह गए हैं चुनावी इस दंगल के। ये जो लिस्ट सामने आई है उसमें कितने अपात्र काट दिए गए हैं। और आखिरकार ये सब कुछ जो सरकार की निगरानी में है, सरकार खामोश है, लेकिन ये बात अपने आप में तय है कि इलेक्शन कमीशन क्या करता है इस पर बहुत ही खामोशी से वो देख रही है। और विपक्ष के जो विरोध हैं उसको भी देख रही है। संसद से सड़क तक जिस तरह से इस विरोध को ले जाया जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी उतरने वाले हैं। 5 तारीख को कर्नाटक की यात्रा के बाद करीब 10 तारीख को राहुल गांधी बिहार का रुख करेंगे और तेजस्वी यादव के साथ 4 दिन का कार्यक्रम उन प्रमंडलों में जाना है जहां पर ये मतदाता कैंप लगेंगे और लोगों को बताया जाएगा कि देखिए आपके वोट कैसे काट दिए गए। यकीनन अगर काट दिए गए हैं तो इसका असर बहुत होगा। अगर नहीं काटे गए हैं तो फिर माना यही जाएगा कि संसद और सड़क पर लोगों के वक्त को ज़ाया किया गया है। क्या विपक्ष इस अग्नि परीक्षा में सफल होगा? क्या चुनाव आयोग इस अग्नि परीक्षा में सफल होगा? सही दोनों में से कोई एक ही है और इन दोनों के सही होने या गलत होने पर ही बिहार चुनाव के नतीजे टके हुए हैं। आपको क्या लगता है? अपने मत साझा कीजिए, मतदान बाद में दीजिएगा। यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और हमें बताइए कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये कितनी साफ है या फिर दाल में कुछ काला है। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।